मैं हफ्ते में 6 दिन रात 9 बजे आपके सामने आता हूं, आपको खबरें दिखाता हूं। कुछ लोग हमारी खबरों को पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद करते हैं, लेकिन भरोसा सब करते हैं। भरोसा मापने के लिए अब तक किसी मशीन का आविष्कार नहीं हुआ है और हमारे और आपके बीच का जो भरोसा है वो हमारे आपस की समझदारी से बनता है और उसी से बिगड़ता है। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल होने की वजह से जी न्यूज के पास दर्शकों के भरोसे का जो भंडार है उसका एक छोटा सा हिस्सा भी बड़े से बड़े न्यूज चैनल के पास आज नहीं है और दर्शकों के इसी विश्वास और भरोसे का घोटाला आजकल हो रहा है, जिसे टीआरपी रेटिंग घोटाला भी कहा जा सकता है। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, आपने पैसों का घोटाला होते हुए सुना होगा। असल में आपने आज तक जितने भी घोटालों के बारे में सुना होगा वो सारे पैसे के घोटाले होते हैं, पैसे का भ्रष्टाचार होता है, वो सामान का घोटाला होता है। पर ये भरोसे का घोटाला है, ये विश्वास का घोटाला है, ये किसी की मेहनत और ईमानदारी को पीछे धकेलने का घोटाला है, ये आपकी पसंद और आपकी मर्जी में मिलावट करने का घोटाला है। टेलीविजन पर किसी भी चैनल, किसी भी शो और किसी भी खबर को कितने लोगों ने देखा और कितनी देर तक देखा, यह मापने के लिए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी नाम का एक मीटर होता है और एक मैकेनिज्म होता है जिसे टीआरपी कहते हैं। इसके बारे में आपने काफी सुना होगा और आपने यह भी अक्सर सुना होगा कि जो टीवी चैनल्स होते हैं वो अपनी सारी प्रोग्रामिंग टीआरपी को ध्यान में रखकर ही करते हैं। लेकिन इसके बारे में जो बात आज हम आपको बताने वाले हैं वो आपको शायद कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि कोई भी न्यूज चैनल ईमानदारी से अपने अंदर झांकने की कोशिश करता ही नहीं है और अगर वो अंदर झांकता भी है तो कभी भी आपको नहीं बताता। टेलीविजन तो पूरा देश देखता है, पर टीआरपी के मीटर हमारे देश में सिर्फ 44,000 घरों में लगाए गए हैं। टीआरपी के ये मीटर 62% शहरों में लगे हैं और 38% ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हैं। इस टीआरपी को मापने वाली एजेंसी का नाम है बार्क और यह हर हफ्ते टीआरपी के आंकड़े जारी करती है और इसी से यह तय होता है कि कौन सा चैनल देश में नंबर 1 है, कौन सा चैनल आखिरी पायदान पर है, किस चैनल को किसने देखा। और उसी के आधार पर आपने देखा होगा आजकल सारे न्यूज चैनल्स आपके सामने यही दावा करते हैं कि वही नंबर 1 चैनल हैं। कई बार आपको भी यह समझ में नहीं आता होगा कि असल में असली नंबर 1 चैनल है कौन सा। और टीआरपी के इसी नंबर गेम के आधार पर इन टीवी चैनल्स को विज्ञापन मिलते हैं, यानी टीवी न्यूज चैनल कितना पैसा कमाएंगे ये टीआरपी ही तय करती है। अब तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि टीआरपी क्या है और ये कैसे आपकी पसंद और नापसंद का निर्धारण करती है और कैसे आपके टीवी देखने से इन चैनल्स के कार्यक्रम और इनकी कमाई तय होती है। यानी है तो सब कुछ आपके ही हाथ में। और ये सारा जो पूरा बिजनेस मॉडल है ये इस बात पर चलता है कि दर्शकों को क्या पसंद है, उन्होंने क्या देखा और किसे रिजेक्ट कर दिया। अब बड़ी बात यह है कि उस डेटा में घोटाला हो रहा है। अब बात उस अखिल भारतीय विश्वास घोटाले की जिसमें आपके भरोसे को देश के कुछ चैनल बेचकर खा गए और ये बार्क जैसी एजेंसियां उसे बेचकर खा गई। आज मुंबई पुलिस ने देश को हैरान करने वाली कुछ जानकारी दी है और मुंबई पुलिस का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में टीवी देखने वाले दर्शकों को बार्क द्वारा धोखा दिया गया है। बार्क ने पिछले कुछ वर्षों में जो डेटा रिलीज किया है उस डेटा में मिलावट है और उस डेटा में धोखाधड़ी की गई है। क्या कहा मुंबई पुलिस ने, पहले आप ये देखिए। 2016 से 2019 तक का डेटा ये मैनिपुलेट किया गया हुआ है। उसमें उन्होंने डिटेल्ड एनालिसिस किया है 44 सप्ताहों का, जो कि मिड 2017 से आगे 44 हफ्ते का ये डिटेल्ड एनालिसिस किया है, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि उस समय इंग्लिश न्यूज़ जॉनर का जो नंबर 1 चैनल था टाइम्स नाउ, उसको कैसे नंबर 2 पे डाला गया और रिपब्लिक टीवी को नंबर 1 पे कैसे लाया गया, ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। कुछ वीक्स में तो ऐसे लगता है कि जैसे
प्री डिसाइडेड था कि किसको नंबर 1 बनाना है, किसको नंबर 2 बनाना है। अकॉर्डिंगली डेटा का मैनिपुलेशन भी किया गया है। कुछ ईमेल्स और चैट्स का भी मेंशन है जो उनके सर्वर पे से बरामद किए हैं, जिसमें काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग चीज़ें उसमें आई है। उसका पूरा नाम या ये डिटेल्स ना करते हुए एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग आपको आए, इसलिए एक छोटा सा 1-2 एक्सर्प्ट्स बताता हूँ ईमेल का। एक है, प्लीज़ फाइंड बिलो नंबर्स ऑन इंग्लिश न्यूज़ एज रिक्वायर्ड, टाइम्स नाउ नंबर्स वर चेंज्ड व्हाइल रिपब्लिक इज केप्ट द सेम। दूसरे इसमें था, प्लीज़ फाइंड बिलो अपडेट ऑन इंग्लिश न्यूज़ चैनल, टाइम्स नाउ CNN News 18 will be changed. The impressions of Times Now had been decreased drastically across the universe. The impressions of Republic TV remained unchanged. आज हम इस झगड़े में नहीं पड़ रहे कि किस चैनल ने क्या किया और इस घोटाले में किस चैनल का नाम आ रहा है। हमारी बात आज कुछ और है। रेस में जब कोई पिछड़ जाए तो वो दुखी होता है, लेकिन आज हम बहुत खुश हैं। हमें इस बात पर गर्व है कि आपके भरोसे को धोखा देने वाली टीआरपी के रेस में से शामिल होकर हमने नंबर 1 चैनल होने की कोशिश नहीं की। हमने टीआरपी को खरीदने की कोशिश नहीं की। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। टीआरपी की सीढ़ी पर जी न्यूज 6ठे नंबर पर है जब टीआरपी बंद हुई थी, लेकिन दर्शकों के भरोसे पर हम आज भी नंबर 1 हैं और यही हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम आपके भरोसे पर नंबर 1 रहें। टीआरपी में हम चाहे कहीं भी हों। पूरी मेहनत और सकारात्मक खबरें दिखाने के बावजूद जब हम पिछड़ते थे तो हमें बड़ी निराशा होती थी। इस पूरे दौरान हम सोचते थे कि हम ऐसा क्या दिखा रहे हैं जो आपको यानी हमारे दर्शकों को पसंद नहीं आ रहा। वो पहले वाला मैजिक कहां गया? वो पहले वाला जादू, वो पहले वाला रिश्ता आपका और हमारे बीच का, वो कहां चला गया? अब आप हमें पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? हमसे कहां गलती हो रही है? दर्शकों के हित की बात करने पर भी दर्शक हमें पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन आज हमें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। इस दौरान हमने बहुत बार अपने बारे में सोचा, बहुत बार चैनल को बार बार देखा। यह देखा कि कहीं चैनल की प्रोग्रामिंग में जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं। कई बार अपना आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा। हमारी टीम का आत्मविश्वास भी कई बार डगमगाया, जिससे ऐसा लगा कि कहीं हम खुद काम करना तो नहीं भूल गए हैं, कहीं हमें खबरों की पहचान हम करने की जो हमारी क्षमता थी वो कहीं कमजोर तो नहीं हो रही है। हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम टीआरपी की इस रेस में पीछे हो रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट में क्या कोई कमजोरी आ रही है? और ये पूरा साल हम लगातार कोविड-19 से तो हमने संघर्ष किया ही, लेकिन हमने इससे भी संघर्ष किया कि इस कोरोना वायरस के दौर में हमारे दर्शक कहां जा रहे हैं। इस दौरान जो हमने सबसे बड़ी गलती की वो ये कि हमने आपसे कभी भी झूठ नहीं बोला, हमने कभी भी आपसे बेईमानी नहीं की और आपके भरोसे में कभी भी मिलावट नहीं की और कभी भी टीआरपी को खरीदने की कोशिश नहीं की। ये बात सही है और मैं बहुत ईमानदारी से आज आपके सामने इस बात को स्वीकार करना चाहता हूं कि ये कई बार हमें ऐसा लगा जैसे शायद हमारे अंदर कोई कमी रह गई है, जैसे शायद हम जो कुछ दिखा रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे इस टीआरपी घोटाले के तार अब खुलते जा रहे हैं, परत खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे आज हमारा विश्वास लौट रहा है और आज हम ये कह सकते हैं कि आपका और हमारा विश्वास अटूट है। आपका और हमारा विश्वास वैसा ही है जैसा पहले था। घोटाला हुआ है डेटा में, घोटाला हुआ है बार्क ने जो रेटिंग्स रिलीज की उस टीआरपी में, और उसमें उस डेटा को देखकर हमें ऐसा लगने लगा जैसे आपने हमें पसंद करना बंद कर दिया है। कुछ समय के लिए हमने अपने ऊपर शक किया, कुछ समय के लिए आप पर भी हमें शक होने लगा था और हमें यह लगने लगा था कि ये जो रिश्ता है अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। लेकिन आज हम बहुत खुश हैं। आज नंबर 6 पर रहने की इससे ज्यादा खुशी किसी और को हो नहीं सकती। हम नंबर 6 पर हैं, हम टीआरपी की रेस नहीं जीते। आज हम इस बात को लेकर बहुत संतुष्ट हैं। आज हम कुछ आंकड़ों के जरिए आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके पसंदीदा चैनल जी न्यूज को टीआरपी घोटाला करके
कैसे गलत पोजीशन पर दिखाया गया। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है जो वर्ष 2020 में जी न्यूज की टीआरपी आपको दिखाती है। इस साल की शुरुआत में जी न्यूज इस टीआरपी रेटिंग में नंबर 2 पर था। ये जो लाल लाइन आप देख रहे हैं आपके सामने, ये जी न्यूज है। शुरू में अगर आपने देखा हो तो हम 2020 की जब हमने शुरुआत की तो हम नंबर 2 पर थे, और धीरे 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 आपने देखा होगा जी न्यूज नीचे जा रहा है। और 9 महीने के बाद जब हम सितंबर में और अक्टूबर में आए, अक्टूबर आते आते हम नंबर 2 से नंबर 6 पर आ गए। ये आप देख लीजिए। और हम आपको ये भी दिखा रहे हैं, इसमें हम किसी चैनल का आज नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन इसमें 2 चैनल आपको दिखाई देंगे। देखिए, जो अचानक से ऊपर गए हैं, 2 चैनल आपको दिखाई देंगे जो एकदम से ऊपर गए हैं। लेकिन जी न्यूज आप देखेंगे धीरे 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 नीचे आता चला गया, नंबर 2 से नंबर 6 पर आ गया। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपकी टीआरपी तो गिरती जा रही है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब आपका चैनल वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, क्योंकि ये सारे लोग सिर्फ टीआरपी देखकर बात करते थे, चैनल देखकर बात नहीं करते थे। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया इस दौरान हमने न्यूज के स्तर को गिरने नहीं दिया। खबरें इकट्ठा करने के हमारे प्रयास में कभी कोई कमी नहीं आई। चाहे कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी बारिश हो, हमारे रिपोर्टर्स 24 घंटे डटे रहे। न्यूज रूम के अंदर हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे पत्रकार लगातार काम करते रहे बिना रुके। इस कोरोना काल में पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया, लेकिन जी न्यूज खबरों के लिए पूरी जिम्मेदारी से बिना रुके 24 घंटे काम करता रहा। इस दौरान ऐसा भी समय आया जब हमारे न्यूज रूम में 100 से ज्यादा लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, लेकिन तब भी जी न्यूज 1 मिनट के लिए भी रुका नहीं। हमारे कितने सारे लोग, हमारे सहयोगी अस्पताल में भर्ती हुए, उनका इलाज हुआ, स्वस्थ होकर वापस काम पर लौटे, और इस दौरान भी जी न्यूज चलता रहा। और इस दौरान लगातार हमारी टीआरपी गिरती चली गई। दर्शकों को हम ऐसा तब सोचते थे कि हम अच्छे नहीं लग रहे। कुछ नए चैनल्स अपनी खराब खबरों के बावजूद हमसे आगे निकलते चले गए, हमसे ऊपर निकलते चले गए, और हमें पहले अपने ऊपर शक हुआ, फिर कुछ दिनों के लिए आपके ऊपर भी शक हुआ। अब हम आपके साथ एक और डेटा शेयर करना चाहते हैं जो टीआरपी घोटाले में आपके पसंदीदा चैनल जी न्यूज को पहुंचाए गए नुकसान को बिल्कुल स्पष्ट करेगा। आप जब हमारा कार्यक्रम कोई भी देखते हैं, हमारी खबरें देखते हैं, और अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप उसे देर तक देखते हैं। और हमारे जो लॉयल दर्शक हैं, जो जी न्यूज को पसंद करते हैं, वो दिन भर जी न्यूज देखते हैं, काफी देर तक जी न्यूज देखते हैं। और जब ऐसे दर्शक जो होते हैं जिन्हें हमारा प्रोग्राम या हमारी खबर पसंद नहीं आ रही, तो वो रिमोट कंट्रोल से चैनल को बदल देते हैं। तो किस चैनल को दर्शकों ने कितनी देर तक देखा, इस आधार पर भी टीआरपी नापी जाती है। अब देखिए, अब आपके सामने जो तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं कि जनवरी 2020 में चैनल को किस दर्शक ने कितनी देर तक देखा, उस मापदंड पर, उसे कहते हैं टोटल टाइम स्पेंट, मतलब दर्शक कितना समय हमारे चैनल पर लगा रहे हैं। उस मापदंड पर जी न्यूज नंबर 1 पर है जब वर्ष 2020 शुरू हुआ था, और सितंबर अक्टूबर आते आते 9 महीने के बाद हम नंबर 5 पर पहुंच गए। देखिए आप कैसे धीरे 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 आपको एक डिक्लाइन नजर आएगा आपकी स्क्रीन पर, और कुछ ऐसे चैनल हैं जो लगातार अचानक से ऊपर चले गए। आप देखेंगे जिनकी जो लाइन है वो सीधे ऊपर जा रही है। और ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय, ये बार्क का डेटा है, और हम तो अब तक इस बार्क के डेटा पर विश्वास कर रहे थे, और हम ये मानकर चल रहे थे कि बार्क के डेटा में अगर हम नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे और आपके रिश्ते में कोई कमजोरी आ गई है। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, मेहनत नंबर 1 थी। दिन रात हमने मेहनत की, अपनी जान खतरे में डालकर, अपने परिवार की जान खतरे में डालकर, रुके नहीं 1 मिनट के लिए भी। और सबसे बड़ी बात, जो सच था वही आपको दिखाया, जो सच था वही आपको बताया। अब तो पूरा 2020 निकलने वाला है। अब जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि सबसे सच्ची और बिना मसालेदार खबर
सबसे ज्यादा हमने ही आपको दिखाई जो सच थी, उसमें हमने मसाला नहीं लगाया इसलिए कि हमें टीआरपी चाहिए। दर्शकों का भरोसा भी नंबर 1 ही रहा, लेकिन टीआरपी चार्ट में हम गिरते चले गए। पर अब हमें इस गिरावट पर आज बहुत खुशी हो रही है। हम अपने दर्शकों यानी आपको और चैनल को विज्ञापन देने वालों को भी आज धन्यवाद कहना चाहते हैं। हमारे जो विज्ञापन दाता कंपनियां हैं जो हमारे चैनल पर विज्ञापन देती हैं, एडवर्टाइज करती हैं, क्योंकि उन्होंने इस दौरान हमारे ऊपर अपना विश्वास बनाए रखा। जो कंपनियां हमारे चैनल पर विज्ञापन देती हैं उसी से हम सब की तनख्वाहें आती हैं, हमारा घर उसी से चलता है, वही हमारा रेवेन्यू है, वही हमारा मेहनताना है। इसी विज्ञापन से चैनल का खर्चा चलता है। इसलिए हमारा मानना है कि विज्ञापन का जो आधार है वो टीआरपी नहीं होना चाहिए, चैनल की क्वालिटी होनी चाहिए, चैनल का भरोसा होना चाहिए, चैनल पर जो खबरें चल रही हैं उनकी सच्चाई होना चाहिए। और आज हम अपने सारे विज्ञापन दाताओं का, उन सारी कंपनियों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि टीआरपी तो हमारी जब गिर रही थी तब भी वो हमें छोड़कर नहीं गए, और तब भी उन्होंने हमें मौका दिया, और तब भी उन्होंने ये कहा कि टीआरपी भले ही गिर रही है लेकिन आपका चैनल आज भी हमें पसंद है, और वो हम पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहे। आपके और हमारे रिश्ते पर उन्हें विश्वास था, और हमारी जितनी भी कंपनियां हैं जो जी न्यूज पर विज्ञापन देती हैं वो सब हमारे साथ डटी रही। आज हम सब पूरी टीम की तरफ से उनका धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उनका विश्वास डगमगाया नहीं। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब अगला साल वर्ष 2021 शुरू होगा तो अब जितनी भी कंपनियां हैं जो न्यूज चैनल्स पर विज्ञापन देती हैं, अब वो टीआरपी का चार्ट आंख बंद करके उस पर विश्वास ना करें, बल्कि वो ये देखें कि किस चैनल की क्वालिटी क्या है, किस चैनल की विश्वसनीयता क्या है, कौन चैनल आपको सच्ची खबरें दिखा रहा है और कौन चैनल सिर्फ आपका मनोरंजन करना चाहता है। अब यहां एक सवाल यह भी है कि अगर न्यूज चैनल्स खुद में सुधार कर लें और आपको सच्ची और साफ सुथरी खबरें दिखाने लगें तो क्या न्यूज चैनल्स को पहले जैसी टीआरपी मिलेगी? और क्या टीआरपी मापने के लिए जो व्यवस्था फिलहाल लागू है वो व्यवस्था पर्याप्त और भरोसेमंद है? जवाब यह है कि जो व्यवस्था आज है वो भरोसेमंद बिल्कुल भी नहीं है। पूरे देश ने देख लिया कि इस व्यवस्था में सेंध लगाई जा सकती है, इस व्यवस्था को खरीदा जा सकता है, टीआरपी को खरीदा जा सकता है, और खरीदा जा रहा था, और पूरा देश उस टीआरपी के आधार पर विज्ञापन देने वाली कंपनियां अपना पैसा बर्बाद कर रही थी, और देश के दर्शक ये सोच रहे थे, इस भ्रम में चल रहे थे कि ये चैनल नंबर 1 है, ये चैनल नंबर 2 है, इसका मतलब यही चैनल अच्छे हैं। इस समय देश भर के 44,000 घरों में टीआरपी को मापने वाले मीटर लगे हैं जिन्हें बैरोमीटर कहते हैं, और इन घरों में कुल मिलाकर औसतन लगभग 1,80,000 लोग रहते हैं। अगर मैं औसत लगा लूं कि एक परिवार में 4 से 5 लोग हैं, औसत हमने लगा लिया 4.5 का, तो लगभग 1,080 लोग रहते हैं, 1,80,000 लोग, यानी ये देश की जनसंख्या का सिर्फ 0.1% है। अब आप सोचिए इतने कम लोग ये कैसे तय कर सकते हैं कि पूरा देश क्या देखना चाहिए, पूरे देश को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटी लोकसभा सीटों में से एक है अंडमान और निकोबार, जहां वोटर्स की संख्या सिर्फ 2.5 लाख है। अब 1,80,000 लोगों की पसंद और नापसंद को अंतिम मान लेना ऐसा ही है जैसे सिर्फ अकेले अंडमान निकोबार के लोग भारत के लोकसभा चुनाव में वोट डालें और सिर्फ उन्हीं के वोट पर पूरे भारत की पसंद को मान लिया जाए। टेलीविजन की विज्ञापनों का सालाना बाजार 32,000 करोड़ के आसपास का है। सोचिए 32,000 करोड़ रुपए का विज्ञापन हर साल भारत में अलग अलग चैनल्स पर चलता है। यह पूरा कारोबार है जो 32 से 35,000 करोड़ के बीच कुछ भी हो सकता है। इसे अगर हम उन 1,80,000 लोगों के बीच बराबर बांट दें जिनके घरों में टीआरपी मापने वाले मीटर हैं, तो हर घर के हिस्से में, हर व्यक्ति के हिस्से में 17,77,777 रुपए आएंगे। इस बाजार में न्यूज चैनल्स की जो हिस्सेदारी है वो है लगभग 3,600 करोड़ रुपए। अभी हमने जो आपको बताया 32,000 करोड़ रुपए, इसमें सारे चैनल शामिल हैं जिसमें एंटरटेनमेंट चैनल भी हैं। लेकिन इस 32,000 करोड़ के पाई में से न्यूज चैनल्स की हिस्सेदारी है लगभग 3,600 करोड़, और अगर इसे भी इन 1,80,000 करोड़ के बीच बराबर बांट दें तो सबके हिस्से में 2-2 लाख रुपए आएंगे। यानी टीआरपी को प्रभावित करने के नाम पर जो लोग 400 या 500 रुपए में बिक जाते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो जो कर रहे हैं उसका कुछ लोग कितना बड़ा फायदा उठा रहे हैं। यानी एक एक घर
जिसके घर में ये टीआरपी लगा हुआ है उसे 400 से 500 रुपए देकर खरीदा जा रहा था, जबकि उसकी असली कीमत है लाखों रुपए में। और ये बात ये लोग जानते भी नहीं। टीआरपी की ये रेस पत्रकारिता के लिए भस्मासुर साबित हुई है। किसी न्यूज चैनल की सफलता का पैमाना टीआरपी को मान लिया गया है, जबकि सच ये है कि जब टीआरपी को मापने की शुरुआत हुई थी तो इसका मकसद दर्शकों के बीच किसी चैनल की लोकप्रियता मापना नहीं था, बल्कि यह व्यवस्था असल में एडवर्टाइजर्स के लिए की गई थी। यह पत्रकारों के लिए नहीं की गई थी। दर्शकों का इससे कोई लेना देना भी नहीं था। लेकिन आज टीआरपी के दम पर ही हर चैनल खुद को नंबर 1 साबित करना चाहता है। न्यूज चैनल्स के रूप में इस समय पूरे देश में सच के अलग अलग संस्करण बेचने वाली 400 से ज्यादा दुकानें चल रही हैं जो अपने आप को न्यूज चैनल कहती हैं। टीवी पर जो न्यूज दिखाई जाती है उसके विज्ञापन का बाजार इस समय, जैसा हमने आपको बताया, लगभग 3600 करोड़ का है, जबकि टीवी पर विज्ञापन का कुल बाजार 32,000 करोड़ रुपए का है। जो आपको ये जो आंकड़े हैं ये आपको याद कर लेने चाहिए। अब इसका समाधान क्या है? भारत में जिन 44,000 घरों में टीआरपी मीटर लगे हैं उन घरों का चुनाव 2011 के सेंसस के आधार पर किया गया था। सेंसस के आधार पर ही इन घरों को उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर चुना गया। लेकिन जो लोग हर महीने 400 से 500 रुपए लेकर टीआरपी को प्रभावित करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जाहिर है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। टीआरपी मीटर्स की देखरेख की जिम्मेदारी जिस संस्था के पास है, अगर उस संस्था का कोई वर्तमान या पूर्व कर्मचारी न्यूज चैनल्स के साथ मिली भगत कर ले तो वो बहुत सारे घरों को प्रभावित कर सकता है। जिस टीआरपी घोटाले की वजह से न्यूज चैनल्स की रेटिंग्स पर प्रतिबंध लगा, उसकी शुरुआती जांच में भी यही मिली भगत सामने आई, जिसमें ये समझ में आया कि कैसे ये कर्मचारी चैनल के मैनेजमेंट, अलग अलग चैनल्स के मैनेजमेंट के साथ मिल जाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और फिर उन्हें नकली टीआरपी देना शुरू कर देते हैं। और इसमें जैसा हमने आपको बताया, आज जो बार्क है, जो एजेंसी टीआरपी को रिलीज करती है, उस बार्क के सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया। उस बार्क के सीओओ को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप अंदाजा लगाइए, वो कंपनी जिसका सीईओ ही बिका हुआ है, वो कंपनी जिसका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बिका हुआ है, जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिका हुआ है, जो खुलकर पैसा लेकर टीआरपीज को बेच रहा है, ये दोनों आपस में ये बात करते हैं कि किस चैनल को नंबर 1 बनाना है, किसको नंबर 2 बनाना है, पहले से तय कर लिया गया है। उस रेस में जो ईमानदार लोग हैं, जो परिश्रमी लोग हैं, उस रेस में ऐसे लोगों का क्या भविष्य हो सकता है? जाहिर है हम जैसे लोगों का इस रेस में हम तो सबसे पीछे ही आएंगे। इसलिए अब सवाल यह है कि समस्या का समाधान क्या है? भारत में इस समय करीब 25 करोड़ घर हैं जिनके पास टीवी है। इनमें से 5 करोड़ घरों के पास प्राइवेट डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम की सुविधा है और 4 करोड़ घरों में डीडी फ्री डिश लगा हुआ है। यानी कुल मिलाकर भारत में 9 करोड़ परिवारों के पास डीटीएच है। अब एक समाधान यह हो सकता है कि इन सभी डीटीएच वाले घरों के सेट टॉप बॉक्स में कोई ऐसी चिप लगा दी जाए जो ये रिकॉर्ड कर ले कि हर घर में कौन सा चैनल कितनी देर तक देखा जा रहा है और ये सारे घरों में लोग क्या देख रहे हैं। लेकिन इसमें एक बाधा यह है कि ये सभी डीटीएच वन वे टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। यानी इन सेट टॉप बॉक्सेस के माध्यम से डाउनलिंक तो संभव है, लेकिन आप अपना डेटा बाहर नहीं भेज सकते। ये वन वे है। अगर इस टेक्नोलॉजी को रिटर्न पाथ डेटा टेक्नोलॉजी से बदल दिया जाए, जिसमें दर्शक के टीवी सेट में लगे मीटर का डेटा बाहर भी जाने लगे, तो टीआरपी में भरोसे का घोटाला असंभव हो जाएगा। इससे थोड़ा खर्च तो बढ़ेगा, क्योंकि इन सारी मशीनों में थोड़ा और पैसा लगाना पड़ेगा, इन्हें अपडेट करना पड़ेगा और उसमें करोड़ों रुपए का खर्च होगा। खर्च तो होगा, लेकिन मिलावट हमेशा के लिए रुक जाएगी। इस खर्च को ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स मिलकर उठा सकते हैं, लेकिन हमारे देश में सुधार के नाम पर खर्च करने की आदत ज्यादा लोगों को असल में है नहीं। इसलिए आपने देख लिया कि आज जो सैंपल साइज 44,000 घरों का है, अगर यह सैंपल साइज 44,000 से बढ़कर 8 करोड़, 9 करोड़ या 10 करोड़ का हो जाए, तो फिर टीआरपी खरीदना असंभव हो जाएगा। और यही आज हम कहना चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था अब इस देश में होनी चाहिए। दूसरी बात आज जो हम आपको कहना चाहते हैं वो ये कि बार्क इतने वर्षों तक जो टीआरपी रिलीज कर रहा था, अब वो पूरा की पूरा जो डेटा है ये सामने आ गया कि वो नकली था,
वो डेटा खरीदा हुआ था। हम ये मांग करते हैं कि उस डेटा को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाए और उस डेटा को औपचारिक रूप से ना माना जाए, उसे स्वीकार ना किया जाए। और अब टीआरपी तभी आए जब इस देश को, दर्शकों को, आपको और हमको ये पूरा विश्वास हो जाए कि अब जो टीआरपी आएगी वो सही होगी और वो ईमानदारी से लाई गई टीआरपी होगी। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए नंबर 6 पर रहने की जो पीड़ा थी, नंबर 6 पर रहने का जो दुख था, जो लगातार हमें सता रहा था, जिसकी वजह से हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा हमारा उठने लगा था, जिसकी वजह से आपके और हमारे रिश्ते पर हमें शक होने लगा था, वो जो पूरी की पूरी भावना थी आज समाप्त हो गई। आज हम समझ गए और आज हमें नंबर 6 पर रहने की बहुत खुशी है। जो लोग, जो न्यूज़ चैनल नंबर 1 पर हैं, 2 पर हैं, 3 पर हैं, उन्हें बहुत बहुत मुबारक, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और वो लगातार ऐसे ही बने रहें। हमारी शुभकामना उनके साथ है, लेकिन हमें ये टीआरपी की ट्रॉफी खरीद कर नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार से नहीं चाहिए। और ये पूरी की पूरी बात आज हम आपके सामने, आपके समक्ष रख रहे हैं। फैसला आपको करना है, लेकिन आज हम एक तरीके से आजाद हो गए। आज बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। टीआरपी की मिलावट के बाद अब बात करते हैं किसान आंदोलन में हो रही मिलावट की। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है और आज के दिन को गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। यानी हर किसान के खाते में 2,000 रुपए आज ट्रांसफर हो गए और किसानों को यह पैसा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 6 राज्यों के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और 52 मिनट तक देश भर के किसानों को संबोधित किया। आपको प्रधानमंत्री मोदी के किसान संदेश की 5 बड़ी बातें आज जाननी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, सबसे बड़ी बात, एमएसपी था और एमएसपी हमेशा रहेगा, एमएसपी बंद नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने कहा, एपीएमसी मंडियां जारी रहेंगी, वो बंद नहीं होंगी। तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान किसानों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी, पूरी कानूनी सुरक्षा मिलेगी, उनकी जमीन कोई नहीं हड़प सकता। इसके बाद बड़ा मुद्दा जो उन्होंने कहा वो ये कि किसानों की जमीन कोई हड़प नहीं सकता और किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। ये बड़ा आरोप उन्होंने विपक्ष पर लगाया है कि विपक्ष किसानों को बहका रहा है और उन्हें गुमराह कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में किसान आंदोलन के नाम पर विपक्ष के विरोधाभास को देश के सामने आज रखा और देश के करीब 11 करोड़ 40 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन किसानों को फायदा न मिलने की वजह से पश्चिम बंगाल, इसकी जो असली वजह है वो पश्चिम बंगाल की सरकार है। क्या कहा उन्होंने, ये देखिए आप। पश्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए, अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाभ, 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, हजारों करोड़ रुपया मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है। लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है? क्या देश की जनता को इस खेल का पता नहीं है? जो आज विपक्ष में हैं, उनकी इस पर जुबान क्यों बंद हो गई है, क्यों चुप है? साथियों, आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में, जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है, ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। स्वार्थ की राजनीति का एक मुद्दा, भद्दा उदाहरण हम बहुत
बारीकी से देख रहे हैं। जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और वो भी किसान के नाम पर। इन दलों को आपने सुना होगा, मंडिया बोल रहे हैं, एपीएमसी की बात कर रहे हैं और बड़े बड़े हेडलाइन लेने के लिए भाषण कर रहे हैं। लेकिन ये दल, वही झंडे वाले, वही विचारधारा वाले जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया। केरल के अंदर उनकी सरकार है। इसके पहले जो 50 साल 60 साल तक देश पर राज करते थे, उनकी सरकार थी। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है। केरल के अंदर यह व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है? क्यों आप दोगली नीति लेकर के चल रहे हो? तो प्रधानमंत्री मोदी का इससे बेबाक भाषण, इससे बेबाक बात हो नहीं सकती थी। और अगर आप इसका विश्लेषण जानना ही चाहते हैं तो आज उन्होंने साफ साफ वामपंथियों पर यह आरोप लगाया है, लेफ्ट पार्टीज पर यह आरोप लगाया है कि वो इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। और एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि ये जो सारा माहौल दिल्ली के आसपास ये पैदा किया जा रहा है, ये हर रोज जो खबरें छप रही हैं, सेल्फियां छप रही हैं, हेडलाइंस छापी जा रही हैं और एक तरह का मेला जैसा वहां पर लगा दिया गया है, ये असल में एक इवेंट मैनेजमेंट है। और इवेंट मैनेजमेंट के जरिए ये कोशिश हो रही है कि वहां से हर रोज इस तरह की तस्वीरें आए, इस तरह की सेल्फी आए जो अखबारों में छपें और एक माहौल पैदा किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा आरोप वामपंथियों पर लगाया है। और वामपंथी कौन है? वही हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सबसे सक्रिय सदस्य हैं। तो अब आप कनेक्शन देख लीजिए कि प्रधानमंत्री ने कौन सा कनेक्शन यहां पर लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी पार्टियों की किसान विरोधी नीतियों और उनकी नीयत पर भी कड़ा प्रहार किया और आज उसके लिए उन्होंने एक बड़ा खास शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने जड़ी बूटी शब्द का इस्तेमाल किया है। तो आज आपको देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री ये जड़ी बूटी शब्द का इस्तेमाल करके क्या कहना चाह रहे हैं। ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है। अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं है। कोई भी राजनीति, लोकतंत्र में राजनीति करने का उनको हक है, हमें इसका विरोध नहीं है। लेकिन निर्दोष किसानों की जिंदगी के साथ न खेलें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उन्हें गुमराह न करें, भ्रमित न करें। तो आपने देखा होगा, हम भी कई बार जब किसान आंदोलन पर सवाल उठाते हैं तो हमसे भी कह दिया जाता है कि आप किसान विरोधी हैं, आप किसानों पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। और वही बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही कि जैसे ही कोई सवाल आता है तुरंत उसे किसी और तरफ मोड़ दिया जाता है और गलतफहमी फैलाई जाती है। इस किसान आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हुई, खालिस्तान के समर्थन के नारे लगे, देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद लोगों की रिहाई की मांगें भी उठी और दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 30 दिनों से यही आंदोलन जारी है। और इस दौरान जब भी ऐसी तस्वीरें सामने आईं, हमने उन तस्वीरों को आप तक पहुंचाया, खुलकर निडर होकर सच आपको बताया। हमने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, हमारे रिपोर्टर्स ने उसकी पूरी जानकारी बिना मिलावट के आपको दी। और आज प्रधानमंत्री ने भी किसानों को
ऐसे देश विरोधी लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। आपने देखा होगा जब प्रारंभ हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि भाई एमएसपी की गारंटी दो। उनके मन में जेन्युइन, तो क्योंकि वो किसान थे, उनको लगा कहीं ऐसा तो ना हो। लेकिन इसका माहौल दिखा करके ये राजनीतिक विचारधारा वाले चढ़ बैठे और अब एमएसपी वगैरह बाजू में क्या चल रहा है, ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। देश में आधुनिक हाईवेज बने, निर्माण हो, जो पिछली सब सरकारों ने किया था। ये लोग भी उस सरकारों में समर्थन करते थे, भागीदार थे। अब कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा, टोल खाली कर दो। भाई किसान का विषय छोड़ करके नई जगह पे क्यों जाना पड़ रहा है? जो नीतियां पहले के समय से चली आ रही है, अब ये किसान आंदोलन की आड़ में उनका भी विरोध कर रहे हैं, टोल नाकों का विरोध कर रहे हैं। वो राजनीतिक नेता जो किसानों को भ्रमित करने में जुटे हुए हैं, जिनकी लोकतंत्र में रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास ही नहीं करते डेमोक्रेसी में। दुनिया के कई देशों में उनका परिचय है लोगों को। ऐसे लोगों के जो भी उन्होंने कहा है पिछले दिनों, जिस प्रकार के अनलगढ़ आरोप लगा है, जिस भाषा का प्रयोग किया है, पता नहीं कैसी कैसी इच्छाएं व्यक्त की है, मैं बोल भी नहीं सकता हूं। ये सब करने के बावजूद भी, उन सब चीजों को सहन करने के बाद भी, उसको पेट में उतार करके, मन ठंडा रख करके, उन सबको सहन करते हुए मैं आज फिर एक बार नम्रता के साथ उन लोगों को भी जो हमारे घोर विरोध करने पर तुले हुए, उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। तो आज पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी की आज की ये बातें जरूर सुननी चाहिए और अगर आपके मन में कोई भी गलतफहमी है इस आंदोलन को लेकर तो वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि ये आंदोलन को हाईजैक करने के लिए अब कितने विपक्षी दल और कितने नेता यहां पर आकर बैठे हुए हैं जो लगातार गलतफहमी फैला रहे हैं। और हो सकता है कि ये जो आंदोलन है ये एक डिजिटल सेल्फी आंदोलन में बदल चुका हो और इसमें देश विरोधी ताकतें भी सक्रिय हो चुकी हों। आज देश भर के किसानों को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के किसानों से भी बातचीत की और किसानों से बातचीत करके उनकी बातों के जरिए उनका केस स्टडी लेते हुए भी उन्होंने देश के बाकी किसानों को नए कानूनों के बारे में समझाने की कोशिश की। वो भी आप देखिए। आप एक प्रकार से छोटे किसानों को प्राइवेट कंपनी के साथ जोड़ते भी हैं। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? सर, हाल ही में हमने प्रवत्ता पोर्ट कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ गगन जी आपने अपना अनुभव शेयर किया। नए कृषि सुधार के कारण सबसे बड़ा लाभ होगा ऐसा आपको लगता है? जी। और ये जमीन तो नहीं चली जाएगी ना? नहीं सर, इससे तो हम देख रहे हैं जमीन नहीं जाएगी, केवल हमारे फसल नहीं, ये झूठ फैलाया जा रहा है जी। आप जैसे लोग जब बोलते हैं तब विश्वास लोगों का बढ़ता है कि भाई इसे जमीन नहीं जाती है, हमारे फसल बिकती है और फसल पहले बर्बाद होती थी अब बिकती है। जब से ये नए कृषि सुधार कानून आए हैं उसके पहले जो फसल आपने बेची है तो इससे आपके जीवन में पहले और आज की तुलना में क्या फर्क आया? कोई अंतर समझा सकते हैं आप?
बिल्कुल बिल्कुल सर। पहले ये जो नया कृषि कानून जो आया है, इसकी वजह से आज एक हमें नया विकल्प मिल गया है। पहले एक ही हमारे पास एक ही द्वार था, वो था मंडी का, लेकिन अभी हम किसी निजी व्यापारी या किसी अन्य संस्थान को हमारा माल हम बेच सकते हैं। कुछ नेता जो अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए अपनी राजनीतिक विचारधारा किसानों के नाम पर थोपने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इससे तो किसानों को बड़ा नुकसान होगा। आप तो खुद किसान हैं और आप कह रहे हैं फायदा होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है प्राइवेट वाले दाम इधर उधर करके मिट्टी है, टिकना है, फलाना है और आपके पैसे काट लेते हैं? ऐसा तो नहीं होता है ना सर। अगर ऐसा वो बता देंगे तो हम हमारा माल देंगे ही नहीं, और दूसरी बात वो हमें हमारा पूरा परीक्षण हमारे सामने करके देते हैं। मतलब अलग से किधर लेके नहीं जाते हैं, हमारे सामने हमको बताते हैं कि ये इसमें इतना मिट्टी है तो इतना पेमेंट इसका कटेगा या नहीं कटेगा, या तो वो हमें सलाह दे देते हैं कि आप भाई इसको ग्रेडिंग करके ले आओ, मॉइस्चर हो तो सूखा कर ले आओ। यानी आपको पूरी तरह विश्वास है कि इस नई व्यवस्था से किसान को सचमुच में लाभ होगा? हाँ हाँ, हमें बिल्कुल विश्वास है सर। चलिए मनोज जी, मैं बहुत आभारी हूं आपका। तो यहां पर भी मामला बिल्कुल नकली टीआरपी जैसा है। जैसे नकली टीआरपी में जो कुछ हो रहा है, आपने देखा, जिस चैनल को लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल टीआरपी में पीछे है और पूरा भ्रष्टाचार वहां पर फैल गया है टीआरपी के मामले को लेकर। ऐसे ही इस किसान आंदोलन में भी है। जो करोड़ों किसान नए कृषि कानूनों के पक्ष में हैं, जो चाहते हैं कि नए कानून लागू हो जाएं, उन करोड़ों किसानों को लोग असली किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो मुट्ठी भर किसान एक राज्य से धरना देकर बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ लोग जमींदार भी होंगे, कुछ लोग आड़तीय भी होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद किसान ना हो, जो कि अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता होंगे। उन मुट्ठी भर लोगों को देश के लोग असली किसान मान रहे हैं। यानी जो असली है उसे नकली साबित किया जा रहा है और जो नकली है उसे असली साबित किया जा रहा है। एक तरफ 9 लाख लोग हैं और दूसरी तरफ 9 करोड़ लोग हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वो 9 लाख लोग दिख रहे हैं और 9 करोड़ किसान उन्हें नजर ही नहीं आ रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे नकली टीआरपी। आज से 96 वर्ष पहले आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। अटल जी एक बहुत शानदार कवि थे और एक बहुत बड़े नेता थे। शब्द और भावों पर उनकी ऐसी पकड़ थी कि उन्होंने ट्विटर, फेसबुक, गूगल और व्हाट्सएप का इस्तेमाल किए बगैर अपनी पार्टी को 2 सांसदों से शुरू करके दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। यानी आज जो उनसे सीखने का दिन है, वो आज आप उनसे ये सीख सकते हैं कि अटल जी ने ना तो कभी कोई पीआर एजेंसी अपने प्रचार के लिए रखी, ना ही व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया, ना ही इंटरनेट का इस्तेमाल किया, और उसके बावजूद उन्होंने अपनी पहुंच सैकड़ों करोड़ लोगों तक बना ली। अटल जी संयम, कर्मयोग, राष्ट्रवाद और ईमानदारी का एक बहुत शानदार मिश्रण थे और यही वजह है कि उनके विरोधी हों या उनके समर्थक, सभी उनका सम्मान करते हैं। किसी एक व्यक्ति में इतने सारे गुणों का एक साथ मौजूद होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अटल जी कहते थे, जो कल थे वे आज नहीं हैं, जो आज हैं वे कल नहीं होंगे, होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने अपनी इस कविता के जरिए कही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि वो आज भी हैं और वो हमेशा रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन के असली नेता थे। सबको साथ लेकर चलते थे। वो हर जाति, संप्रदाय और विचारधारा के लोगों में लोकप्रिय थे और उनकी राजनीति किसी से वैचारिक विरोध के बाद भी बातचीत का सिलसिला कभी तोड़ती नहीं थी। सरकार की आलोचना और आरोप पर अटल जी की बातों से भारत के जननायक आज भी सीख ले सकते हैं। मैंने 40 साल आलोचना की है, आज भी अधिकांश में आलोचना सुनना पड़ी है। मराठी में एक कहावत है, निंदका से घर असावे शेजारी। क्या मतलब? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले को
पास में रखना चाहिए। चापलूस नहीं तो बिगाड़ देंगे, अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। तो अटल जी से सीख लेने के लिए आपको नेता होने की जरूरत नहीं है। राजनीति में ही नहीं, आप कुछ भी करते हैं अपने असल जीवन में, तब भी आप अटल जी से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। राजनीतिक जीवन में संयम अटल जी की एक और बहुत बड़ी ताकत थी। वर्तमान में सत्ता के लोभ और लालच ने राजनीतिक पार्टियों की नैतिकता को पाताल लोक में पहुंचा दिया है। करीब 20 वर्ष पहले 17 अप्रैल 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीने के कार्यकाल के बाद सिर्फ 1 वोट की वजह से गिर गई थी। 1 वोट से। उस समय AIADMK के अध्यक्ष जयललिता ने वाजपेयी के नेतृत्व में चल रही NDA सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। इससे सरकार अल्पमत में आ गई। लेकिन अटल जी ने राजनीतिक संयम रखते हुए अपने आदर्शों से कोई समझौता नहीं किया। आज आपको प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का संसद में दिया गया वो ऐतिहासिक भाषण जरूर सुनना चाहिए, जिससे कांग्रेस और विपक्षी दलों की बोलती उस दिन बंद हो गई थी और इस भाषण ने देश की जनता के मन में अपनी एक खास जगह बना ली थी और यह भाषण अमर रहेगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम हर बात को संदेह की नजर से देखने की आदत छोड़ दें। कोई सार्वजनिक प्रश्न आता है तो तत्काल मन में यह सवाल उठता है कि कुछ दाल में काला जरूर है। अगर दाल में काला है तो उसकी जांच होना चाहिए। हम 40 साल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं, अब भ्रष्टाचार से समझौता करें इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम गलत समझौते के लिए तैयार होते तो आज शायद यहां विश्वास मत प्राप्त करने की नौबत नहीं आती। और इसके बाद सिर्फ 1 वोट से अटल जी की सरकार गिर गई। अटल जी की तरह राष्ट्रवादी बनना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए इरादा और हौसला भी अटल ही होना चाहिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का इरादा भी एक ऐसी ही चट्टान की तरह था, जिसे हिला पाना असंभव था। और इसका सबसे मजबूत उदाहरण वर्ष 1998 में देखने को मिला, जब 11 मई और 13 मई को भारत ने 5 सफल न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। भारत के सफल परमाणु परीक्षण से दुनिया हिल गई थी और तिलमिला भी गई थी और हमारे ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। लेकिन अटल जी के इस फैसले ने भारत को दुनिया में एक परमाणु शक्ति के तौर पर स्थापित किया। देश को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने ये इतना बड़ा राष्ट्रवादी फैसला लिया था। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इस परमाणु परीक्षण के लिए अपने देश में ही उन्हें विपक्ष के विरोध का सामना तब भी करना पड़ा था, वैसे ही जैसे आज करना पड़ता है। कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है। कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश का जो विपक्ष है और उसके जो नेता हैं वो लोग हैं जिन्होंने भारत के परमाणु परीक्षण का भी उस जमाने में विरोध किया था, उसका भी साथ नहीं दिया था। अटल जी कर्मयोगी थे और यह उनके चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता थी। कर्मयोगी वो होते हैं जो लगातार अपना काम ईमानदारी से करते हैं।
अटल जी चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में, वो लगातार देश के पक्ष में ही काम करते थे। वर्ष 1996 में अटल जी ने सिर्फ 13 दिनों की सरकार चलाई थी, लेकिन विश्वास मत हासिल नहीं होने के बाद उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने से पहले उन्होंने संसद में एक शानदार भाषण दिया था और इस भाषण में उन्होंने देश के सामने जो विचार रखे उन्हें सुनकर आज के नेता भी, और अगर आप भी चाहें तो आप भी सीख ले सकते हैं। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, लेकिन जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया तो क्या जनता की अवज्ञा होनी चाहिए? और जैसा आप जानते हैं, जी न्यूज देश का सबसे पुराना चैनल है और अटल जी का जी न्यूज के साथ भी एक बहुत ही खास रिश्ता था। और आज हमने जी न्यूज की लाइब्रेरी से एक बहुत ही खास इंटरव्यू उनका निकाला है, जब उन्होंने खास तौर पर जी न्यूज से बात की थी। और आज खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी उस इंटरव्यू के कुछ अंशों को ट्वीट किया है। वो खास इंटरव्यू जी न्यूज के साथ आपको आज उसका एक अंश हम दिखाते हैं। पहली बार जब मैं गया तो सबसे पीछे बैठता था, मुझे बोलने के लिए समय नहीं मिलता था, मिलता तो बहुत थोड़ा समय मिलता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और बाद में मैं पहली लाइन में बैठकर और बहस करने लगा। 1978 में अटल जी जब भारत के विदेश मंत्री थे और जनता पार्टी में चुन के आए थे, तो मेरे पिताजी भी जनता पार्टी से विधायक बने थे और आज मैं अटल जी के साथ फिर भारतीय जनता पार्टी से सांसद बना और उस लोकसभा में सदस्य हूँ जिसमें अटल जी सदस्य हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए और हो नहीं सकता है, इसलिए ये बहुत खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम में अटल जी के साथ मैं बैठा हूँ। अटल जी एक बहुत बड़े नेता तो थे ही, लेकिन वो एक बहुत बड़े कवि भी थे। इसलिए आज जो हम उनका एक विश्लेषण कर रहे हैं उसमें अगर हम आपको उनकी कविता ना सुनाएं तो यह अधूरा रहेगा। इसलिए उनकी कविता की भी एक झलक आप देखिए। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। तो अटल जी जैसे जो युग पुरुष होते हैं वो युगों युगों में एक ही बार आते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.